आप कांट से प्रभावित क्यों हुए? देखिए, कांट से प्रभावित होने का जो मेरा बेसिक रीज़न है, मैं दर्शन शास्त्र का कोई विद्यार्थी नहीं रहा। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जब हिंदू धर्म के षड्दर्शन का थोड़ा-थोड़ा अध्ययन किया, एक औपचारिक रूप में, तो दर्शन का एक आभास मिला। तो धीरे-धीरे मेरी रुचि दर्शन में पैदा हुई। इसी बीच मुझे इमैनुअल कांट की किताब कांट का दर्शन मिली, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा पब्लिश की गई। उस किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि कांट कुछ अलग तरह की बात कह रहा है, जो अन्य दार्शनिक, चाहे वो यूरोपियन दार्शनिक हों या भारतीय दार्शनिक हों, पाश्चात्य के जो दार्शनिक थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग बात है उसमें। और जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा और समझा, तो मैंने पाया कि वो एक क्रांतिकारी दार्शनिक है। जिस तरह से खगोल शास्त्र में कोपर्निकस क्रांति, जिसको हम जानते हैं कि पहले ये कहा जाता था कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर कर लगाते हैं। तो कोपर्निकस ने कहा कि नहीं, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार कांट ने दर्शन शास्त्र में क्रांति कर दी और उसने दर्शन का केंद्र वस्तुगत जगत और प्रत्ययवादी अवधारणा को न बनाकर मन और बुद्धि को पर केंद्रित किया। अर्थात मानवीय ज्ञान के जो स्रोत हैं हमारे पास उपलब्ध, मन और बुद्धि, उनको केंद्र में रखकर उसने ज्ञान की संरचना की। इसलिए कांट का दर्शन एक अलग दर्शन है और मैं इसलिए कांट के दर्शन से बहुत प्रभावित हूँ। इसका ये कारण है। कांट का दर्शन भारतीय दर्शन से किस प्रकार अलग है? व्याख्या करके बताएं। देखिए, कांट का दर्शन भारतीय दर्शन से जहाँ तक मैंने समझा है, एक मायने में बिल्कुल अलग है। भारतीय दर्शन में जो प्रत्ययवादी दर्शन, जिसको मौलिक रूप से कहते हैं, वो प्रत्ययवादी दर्शन है और यूरोपियन दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। चाहे उसमें हीगल हो, चाहे उसमें मार्क्स हो, चाहे उसमें कांट हो, तो उन्होंने पदार्थ और पदार्थ के चारों तरफ पूरे संज्ञान की रचना की है। परंतु भारतीय दर्शन में प्रत्ययवादी दर्शन है और प्रत्ययवादी दर्शन बुद्धि के ऐसे सवालों से पैदा होता है जिनका उत्तर बुद्धि नहीं दे पाती। तो कांट ने अपने दर्शन में ज्ञान के मूलभूत जो स्रोत हैं उनको आधार बनाया। जैसे भारतीय दर्शन में चेतना और आत्मा, या चेतना मूल केंद्र है और एक है ब्रह्म और एक है आत्मा, उन दोनों को केंद्र बनाकर पूरे सिद्धांत की रचना की गई है। मगर इमैनुअल कांट ने अपने दर्शन में केवल मन और बुद्धि को आधार बनाया है। और जब वो मन और बुद्धि को आधार बनाया है, तो एक वंडरफुल बात यह है, जो मेरे हिसाब से ना तो पाश्चात्य दर्शन में कहीं है ना भारतीय दर्शन में है, कि उसने बुद्धि की कोटियों को डिफाइन किया है। कांट ने स्पेसिफिकली ये बताया कि मन पदार्थों का संवेदी है और वो पदार्थों से संवेदना ग्रहण करता है। जब वो संवेदना ग्रहण करता है तो वो संवेदना अनुभव में जाती है और उसके आधार पर बुद्धि जो है वो संदेश बुद्धि को भेजती है और बुद्धि उसकी व्याख्या करती है, उसका विश्लेषण करती है और निर्णय देती है। कांट ने बुद्धि की कोटियों की भी व्याख्या की है। भारतीय दर्शन में बुद्धि की कोटियों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, बल्कि कहीं मेरे ख्याल से तो कहीं चर्चा भी नहीं आती है। और भारतीय दर्शन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर ही पूरी तरह आश्रित है और उसी के आधार पर पूरी व्याख्या करता है। परंतु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वो प्राणी का एक अनुगुण मानता है और उस अनुगुण को मानते हुए एक पृथक ब्रह्मांड की के बारे में व्याख्या देता है। परंतु कांट का ये कहना है कि मन और बुद्धि ये दोनों मूल स्रोत हैं ज्ञान के, और इसमें से एक संवेदी है और दूसरा विश्लेषणात्मक यानी कि निर्णयात्मक है। इस मायने में कांट का दर्शन एक विशद दर्शन है। दूसरी बात यह कि कांट ने टाइम एंड स्पेस, देश और काल को अपनी अवधारणा में शामिल किया है। तो देश और काल को अपनी अवधारणा में शामिल करने पर कांट का दर्शन एक विशिष्ट दर्शन हो जाता है और देश और काल की अवधारणाओं में फिर उसने विज्ञान और धर्म दोनों को शामिल किया है।
जबकि भारतीय दर्शन में विज्ञान शामिल नहीं है, केवल धर्म ही शामिल है। इस मामले में कांट का दर्शन विशिष्ट दर्शन है कि वो दर्शन की व्याख्या धार्मिक आधारों पर भी करता है और वैज्ञानिक आधार पर भी करता है, और ये कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान के रूप में कैसे संभव है और धार्मिक ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान के रूप में कैसे संभव है। अर्थात कांट अपने दर्शन में धर्म का और विज्ञान का प्रामाणिक ज्ञान हमें अवेलेबल कराने का प्रयास करता है, मन और बुद्धि के माध्यम से और देश काल की सीमाओं के भीतर। इस मायने में ये जो दर्शन है, जब इसकी असद अन्य पक्षों में विशद व्याख्या हम करेंगे तो वो हमें एक ऐसे क्षेत्र में ले जाता है कि जहाँ हमारी प्रत्ययवादी अवधारणाएं टूटने लगती हैं, और प्रत्ययवादी अवधारणाएं जब टूटने लगती हैं तो भारतीय दर्शन की जो बहुत सारी थोपी गई अवधारणाओं का निर्माण किया गया है वो खंडित हो जाती है। इस मायने में कांट का दर्शन भारतीय दर्शन से विशिष्ट दर्शन है, थोड़ा सा पृथक दर्शन है। देश काल के विषय में जो कांट की व्याख्या है उसे आप कैसे निरूपित करेंगे सरल शब्दों में? देखिए, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समस्त पिंडों सहित, सौरमंडल सहित और ये प्राणी जगत अवस्थित है, ये पूरा का पूरा देश काल के अधीन है। देश काल के सापेक्ष है और काल देश के सापेक्ष है, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है। तो कांट ये कहता है कि हमारा का पूरा ज्ञान देश और काल के द्वारा निर्धारित है। टाइम एंड स्पेस पहले से पहले हमारे पूरे ज्ञान को निर्धारित कर देते हैं। माइंड अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, मन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। मन तो देश काल के अंतर्गत जो उपलब्ध पदार्थ हैं उनसे संवेदना ग्रहण करता है और बुद्धि उसकी व्याख्या करती है। इस तरह हम पदार्थ को जान लेते हैं, संवेद रूप में भी जान लेते हैं और चेतना के रूप में भी, संवेद रूप में भी जान लेते हैं और विश्लेषण के माध्यम से भी जान लेते हैं। परंतु टाइम एंड स्पेस उस पर पहले से अप्लाइड होते हैं। तो बहुत विशद व्याख्या टाइम एंड स्पेस की इमैनुअल कांट ने की है, और उस व्याख्या को करते करते उसने हमें ये भी परिचय दे दिया है कि शायद मन और बुद्धि देश और काल से कोई बहुत गहरा अंतर संबंध रखते हैं। इसी कारण मन देश के साथ देश की संवेदना ग्रहण करता है और बुद्धि काल की संवेदना ग्रहण करती है। कांट ने एक बिंदु उठाया था कि देश और काल की व्याख्या के लिए हमें शुद्ध बुद्धि की मीमांसा की आवश्यकता है। तो आपका क्या मानना है शुद्ध बुद्धि मीमांसा से, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन? देखिए, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन से मेरा मानना ये है, कांट ने ये कहा है कि जब हम मन के संवेदों से जितने अनावश्यक संवेद हैं उनको निकाल देंगे और बुद्धि के विश्लेषण में जितने अनावश्यक विश्लेषण हैं उनको निकाल देंगे, तो हमारे पास शुद्ध बुद्धि के संवेदन बचेंगे और शुद्ध संवेदन के संप्रत्यय बचेंगे और शुद्ध विश्लेषण के प्रत्यय बचेंगे। इस प्रकार कांट ये कहता है कि देश और काल की व्याख्या में किसी भी ऐसी अवधारणा का कोई स्थान नहीं है जिसको मन और बुद्धि पर आरोपित कर दिया जाए, जैसे कि आत्मा का सिद्धांत, जैसे कि परमात्मा का सिद्धांत, जैसे कि मृत्यु या जन्म। तो कांट की अवधारणा में ये सारे तत्व शामिल नहीं है। वो केवल मन और बुद्धि की जो संरचना है और उस संरचना में क्या पॉसिबल है। आप ये मान के चलिए कि एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कितनी गेंद समा सकती हैं, या एक बुद्धि एक खांचा है, उस खांचे में कितनी चीज़ कितने रूप में रखी जा सकती हैं। बस ये केवल उस तरह की संवेदना का निर्माण करता है, और वो ये कहता है कि इन दोनों के माध्यम से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शुद्ध बुद्धि ही वास्तव में देश और काल की व्याख्या कर सकती है, क्योंकि जितने भी बाह्य आरोपण हैं जो शुद्ध बुद्धि या देश काल को समझने में अवरोध पैदा करते हैं, वो सारे अवरोधों को कांट की अवधारणाएं हटा देती हैं। इसलिए शुद्ध बुद्धि ही वास्तव में देश काल को समझने में सक्षम है। देश काल की व्याख्या में आपको क्या लगता है किसी भारतीय दार्शनिक ने भी कुछ योगदान दिया है? आपको ऐसा कुछ प्रतीत होता है? या आपकी जो खोज है देश काल से आगे की, तो उसमें आपने कांट के सिद्धांत में क्या संवर्धन किया है? देखिए, देश काल की जो अवधारणा है, इसके दो पक्ष हैं, बुद्धि और मन। मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनमें से जो मन है
मन के जो माध्यम है वो इंद्रियों के माध्यम से संवेदना ग्रहण करता है अपने चारों तरफ स्थित पदार्थों की। वो पदार्थ किसी न किसी देश में अवस्थित हैं। जब वो किसी न किसी देश में अवस्थित हैं तो संवेदना बुद्धि मन के माध्यम से उन्हें ग्रहण करती है, और संवेदना इन संवेदनों को ग्रहण करके उनका मैसेज बुद्धि को भेजती है। जब बुद्धि को उसका मैसेज भेजती है तो बुद्धि उनकी व्याख्या करके बताती है, उनका आकार, उनका रंग, उनका रूप, उनका डिजाइन, उनकी उत्पत्ति, उनका विनष्ट होना, ये इस सिद्धांत की व्याख्या करती है। मैंने ये पाया कि इसमें एक पक्ष अनुभवात्मक है और दूसरा पक्ष विश्लेषणात्मक है। अर्थात जो संवेदन है ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव के बगैर संवेदना अनुभव का विषय है, और संवेदन में जब हम अनुभव करते हैं तो हम किसी देश में अवस्थित होकर ही अनुभव करते हैं। अगर देश को बदल दिया जाए, अगर हम किसी ऐसे देश में चले जाएं जहाँ पर अवरोध कम से कम हो, तो शुद्ध संवेदन प्राप्त होने लगेंगे, और जब शुद्ध संवेदन प्राप्त होने लगेंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बुद्धि भी उसको शुद्ध स्वरूप में स्वीकार करेगी और शुद्ध ज्ञान का निर्माण होने लगेगा। आपने देखा होगा कि प्राचीन ऋषि मुनि ऊंचे स्थानों पर चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे और वहाँ पर जाकर गहन चिंतन करते थे। उसका रीजन ये नहीं था कि वो ज्ञान वहाँ, ये ज्ञान प्लेन में उपलब्ध नहीं है, जी नहीं। इसका मतलब ये था कि वो ऊंचे स्थानों पर जाने के बाद वो केवल डायरेक्ट इंटरेक्शन देश काल के साथ होता था। देश काल से मतलब हमारा यहाँ उस टोटल होल टाइम से है, उसमें 24 घंटे या 48 घंटे या वो डिवीजन नहीं है टाइम का यहाँ पर। और यहाँ काल भी अखंड काल है और अखंड देश है, जिसका विस्तार एक चेतना के हमारे बिंदु से लेकर अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वो जो काल है वो भी अनंत काल है। तो इस माध्यम से हम अनंत काल और अनंत देश से जुड़ जाते हैं, और अनंत काल और अनंत देश से जुड़ने पर जो प्राप्त होता है वो एकदम वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। धन्यवाद।